नमस्कार, जस्ट हिंदी देख रहे हैं मेरे सभी प्यारे दर्शकों को मेरी ओर से प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम जॉस हिंदी के बेहद खास प्रोग्राम रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में। एक बार फिर से आप सभी से हम रूबरू हो रहे हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से एक हमारे बहुत ही खास मेहमान के साथ। एक मिसाल है जिसमें कहा जाता है कि कामयाबी जो होती है ना, वो ना लड़का देखती है और ना ही लड़की देखती है, वो बस कामयाबी होती है। ये मिसाल आज क्यों दी जा रही है, उसके पीछे एक बहुत ही खास कारण है, लेकिन वो कारण आपको बताएं उससे पहले हम ये कहना चाहते हैं अपने दर्शकों से कि आपने अक्सर देखा होगा कि पंजाब, हरियाणा, यहाँ की जो बेटियां होती हैं उन्हें अक्सर आपने ट्रैक्टर चलाते हुए देखा होगा, ढोल बजाते हुए भी देखा होगा। इस प्रोग्राम के माध्यम से ऐसी कई हस्तियों से हम आपको रूबरू पहले ही करवा चुके हैं जो ये सारे काम कर चुके हैं, और ये ऐसे काम हैं जिसे लेकर समाज हमेशा ये कहता है कि ये जो काम है ये पुरुषों वाले हैं, ये मर्दों वाले हैं। लेकिन अब वो सारे के सारे काम जो हैं वो आज की महिलाएं, देश की बेटियां बेझिझक होकर करती हैं, और आज यही जो एक समाज है ना वो उन्हें शाबाशी भी देता है। आज हम जिस भारत की बेटी की बात कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत जुझारू है और बहुत ही ज्यादा संघर्षरत है। उनकी रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी को जानेंगे तो आप ही उन्हें जरूर सलामी देंगे। हमने अक्सर सुना है कि शादी के बाद माँ बनने का जो एक एहसास होता है वो एक हर लड़की, हर महिला के लिए बड़ा खास होता है, और हम देखते हैं कि वो एक महिला, एक डिसीज्ड महिला या फिर एक पीड़ित महिला जिसे एक ये सुखद एहसास ना मिला हो, यानी कि शादी के बाद एक अच्छी जिंदगी ना मिली हो, ना उसे वो अच्छा माहौल मिला हो, तो उस महिला के लिए जो जिंदगी होती है ना वो बेस्वाद सी हो जाती है, जिसमें कोई रंग नहीं होते हैं। लेकिन जिस महिला में, जिस बेटी में एक जुझारूपन होता है, एक संघर्ष होता है, संघर्ष करने की शक्ति होती है, तो वो अपनी जिंदगी को किसी भी तरीके से ढाल ही लेती है, किसी भी तरीके से उसमें ढल जाती है, उसे बेरंग नहीं होने देती है, उसे नया रंग दे देती है। हमारी आज की जो खास की इस प्रोग्राम की जो एक खास मेहमान जो आज हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ने वाली हैं, उनकी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही रही है। आज हम बहुत तफसील से उनकी इस रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी को जानेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बहुत ही खास रिपोर्ट, एक बहुत ही खास जो कहें एक छोटी सी एक विशेष जो पेशकश हम आपके सामने रखेंगे हमारी उस गेस्ट के लिए जिसे जाना जाता है वेल्डर गर्ल के नाम से। आइए देखते हैं उनकी एक खास विशेष रिपोर्ट। शी इज द वेल्डर गर्ल, हरपाल कौर। किसी लोहे की वर्कशॉप में दौड़ना, काम करना कोई मजाक नहीं होता। इसके लिए बहुत मेहनत, समर्पण और धैर्य की आवश्यकता होती है। ऐसी ही वर्कशॉप में आपने अक्सर पुरुषों को ही काम करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने किसी लड़की को काम करते हुए देखा है? उतनी ही सफाई से, उतनी ही मेहनत से, उतने ही समर्पण और धैर्य के साथ। हरपाल कौर, द वेल्डर गर्ल। जिनकी 20 साल की उम्र में ही शादी हो गई। शादी के बाद एक लड़के का जन्म हुआ, लेकिन उस घर में ऐसा माहौल नहीं था कि वो अपना और बच्चे का ठीक से ख्याल रख सके। पति की पिटाई से तंग आकर हरपाल कौर ने अलग होने का फैसला किया। बेटे संग जब वापस अपने घर लौटी तो उस वक्त 3 अविवाहित बहनें पहले से ही घर में थीं। ससुराल में रहने के बजाय उसके पिता ने उसे अपनी जिंदगी जीने के लिए आजाद कर दिया था, और उसी फैसले के साथ हरपाल कौर जीने लगी। आज वो अपने पिता को उनके व्यवसाय में सहयोग करती हैं। वर्कशॉप में पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ काम करती हैं।
आज हरपाल कौर अपने बेटे की देखभाल खुद कर रही हैं। हरपाल कौर सुबह जल्दी उठ जाती हैं, शाम तक काम करती हैं। जितना काम दूसरे मजदूर एक दिन में करते हैं, उतने ही पैसों में वो अपने पिता को दोगुना काम करके देती हैं, वो भी बहुत सफाई से। पूरे पंजाब में पॉपुलर होने के बाद हरपाल कौर आगे भी अपने देश की मिट्टी में रहकर काम करना चाहती हैं, भले ही उसे कम पैसे मिले। द वेल्डर गर्ल के नाम से मशहूर हरपाल कौर की मेहनत से आज पिता का कारोबार कई गुना बढ़ गया है। आज हरपाल कौर का अपना बैंक खाता है, बहुत पैसा है, लेकिन फिर भी हर दिन कड़ी मेहनत करती हैं। हरपाल कौर एक दिन दुकान पर मैले कपड़े पहने और काले हाथों से लोहे की वेल्डिंग करती नजर आती हैं, तो दूसरे ही पल वो एक सुंदर सी परी की तरह भी दिखती नजर आती हैं। वर्कशॉप में दौड़ना और काम करना कोई खेल नहीं होता, इसके लिए एक मेहनत, एक सच्चे समर्पण और एक पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। हरपाल कौर वास्तव में आज आम लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। उनकी इसी रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी ने हमें खूब प्रभावित किया। किसी के लिए भी ऐसी वर्कशॉप में काम करना वाकई बड़ा मुश्किल हो जाता है, खास करके जब हम देखते हैं कि एक महिला हो तो उसके लिए भी मुश्किल क्या वाकई ही होता होगा। आज हम ये खुद हरपाल कौर से ही जानेंगे, लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि हम अभिभूत हो जाते हैं ऐसी बेटियों, ऐसी महिलाओं के उस संघर्षरत जीवन से, जो वाकई ही जो उनका एक जज्बा है, उनके आगे हम नतमस्तक हो जाते हैं। और वो वाकई एक बहुत ही सुकून भरी, एक बहुत ही कहें ऐसे डिजर्विंग, इस तरीके की लाइफ को डिजर्व करते हैं जिसमें सिर्फ शांति हो, जिसमें एक ऐसी इंस्पिरेशन कहें, एक वो कहानी उसके साथ जुड़ी हो जो लोगों को भी इंस्पायर करती है। और डेफिनेटली हरपाल कौर यहाँ पर बहुत कुछ डिजर्व करती हैं और आज हम उनकी इसी रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी को जानना चाहेंगे। लेट्स वेलकम द वेरी यूनिक स्टोरी ऑफ दिस मदर, ऑफ दिस गर्ल, मिस हरपाल कौर। हरपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में। बहुत बहुत स्वागत है आपका जस हिंदी में। मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बताना चाहूंगी कि हरपाल कौर जी के पिताजी, उनके फादर साहब सतनाम सिंह जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सर सत श्री अकाल, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी जस हिंदी में। हम अभी एक विशेष रिपोर्ट के माध्यम से हरपाल जी ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि किसी भी शादीशुदा लड़की के लिए, खासकर एक बहुत कम उम्र में जब उसकी शादी हो जाती है, वो एक दूसरी लाइफ जो होती है ना, उस फेज में ढलना हर लड़की के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मुश्किल तब और भी ज्यादा हो जाता है जब वहां पर आपको वैसा माहौल मिले ही ना जो आप एक्चुअल में चाहते हैं। एंड आई वुड से कि आपने उस माहौल से निकलकर जिस तरह की जिंदगी आपको चाहिए थी अपने लिए, अपनी बेटे के लिए, वो आपने जिंदगी खुद बनाई है, अपने हाथों से बनाई है। तो उसके लिए हम वाकई आपको दिल से सलाम करते हैं और हमारा नतमस्तक आपके सामने, लेकिन नतमस्तक उस पिता के सामने भी जो इस वक्त आपके साथ बैठे हुए हैं। इससे पहले मैं हरपाल जी आपसे बात करूं, मैं सबसे पहले सतनाम सिंह जी से ही बात करना चाहूंगी। सर, ये एक्चुअली ये जायज सवाल तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं यही सबसे पहले जानने की कोशिश करती हूँ कि आज आपकी बेटी ने जो कुछ भी अचीव किया है, हासिल किया है, उसे देखकर कैसा लगता है आपको? इस टाइम तो अच्छा ही लगता है, लेकिन मजबूरी आपको वो तो चलता है, सब काम कर, लेकिन शुरू में मुश्किल होती है। जब शुरू में बच्चे आपको लेके आने घर
कितना रखना है कितना करना है, उस ਵੇਲੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਰਸਤਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲਦੇ ਉੱਧਰ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਤਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸਪੋर्ट ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਕੁਝ 100 ਚੋਂ 10 ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਹ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। सतनाम जी, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं खासकर हमारे समाज में हम जब रूरल हम कहें थोड़े दूसरे कहें दूसरे एरियाज में जाते हैं, हम गांव के लोगों की बात करें, जब घर में सिर्फ बेटियां ही पैदा हो जाएं तो उनका एक उनके प्रति नजरिया कैसा होता है हम ये अच्छे से जानते हैं। माँ बाप कभी कभी तो खुद ऐसे कहीं दुश्वारियां देने लग जाते हैं, बार बार ताने कसते रहते हैं, और खासकर शादी के बाद जब बेटी को इस तरीके का माहौल मिलने लगे, बेटी वापस अपने घर आ जाए, उसके बाद भी पेरेंट जो हैं वो अक्सर व्यंग करते रहते हैं, ताने कसते रहते हैं। लेकिन आपकी ओर से ऐसा जो है वो बिल्कुल देखने को नहीं मिला। ये मैं कहूंगी कि आज जो कुछ भी अचीव यहाँ पर हरपाल जी ने किया, इतनी पॉपुलैरिटी उनको मिली है, द वर्ल्ड गर्ल के नाम से आज जाना जाता है, कहीं ना कहीं उसके पीछे आपका एक मजबूत हाथ था जो उसके पीछे था, उसकी पीठ पर था कि नहीं बेटी तू आगे बढ़, हम आपके साथ हैं। वो तो ऐसा ना, जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, जब बाप ने कोई कारोबार करना होता है, ये लड़कियों को वो होशियार करेगा तो तभी आगे जाके उनको कोई ना कोई रास्ता मिलेगा ना। मैंने इनको पहले से थोड़ा स्ट्रॉन्ग ही रखा है शुरू से ही। ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए भी जाओ, तुम आगे चलाओ। छोटे छोटे बच्चों को ट्रांसपोर्ट के लिए उनका जो डर था उसको निकालने की जरूरत पड़ती है। अच्छा। अगर ये घर पे बैठे अंदर रहेंगे तो रोड पे ये एजुकेशन के लिए तो बाहर तो निकलना ही पड़ेगा ना। बाहर निकलने के लिए इनको थोड़ा डर तो निकालना ही पड़ेगा। अगर कॉलेज जाओगे तो वहां पढ़ने के लिए जाओगे, अगर बातचीत नहीं करोगे तो फिर आगे कैसे तरक्की करोगे। इसके लिए थोड़ा मैंने पीछे से, मैं तो एजुकेशन नहीं मेरे पास है, लेकिन थोड़ा जो हमारी बैठक है साधु संतों के साथ है, उसके हिसाब से थोड़ा बात के लिए इनको थोड़ा हलाशेरी देनी, चलो करो आगे करो। अब 4 बच्चे पालने के लिए इनका मेडिकल जाना, इनको कॉलेज लेके जाना है, तो मैं काम करूंगा या इनको लेके जाऊंगा। तो इसके लिए इनको उनके लिए पहले तो होशियार कर रखा कि चलो आप चलाओ, और जो स्कूल में पढ़ी है तो ट्रांसपोर्ट सिखा के उसी के ऊपर गई है। हाँ। साइकिल के ऊपर गई। आपने अंकल जी एक बात कही कि मैं एजुकेट नहीं हूं लेकिन मैं अपनी बेटियों को एक अच्छी जिंदगी देना चाहूंगी। मैं समझती हूँ कि एजुकेशन से ज्यादा इंसान का सभ्य होना बड़ा जरूरी होता है। इंसान जब सभ्य हो ना तो एक बहुत अच्छी जो एक कहें संस्कार अपने बच्चों को देता है, जो आपने अपनी 4 बेटियों को दिए, और यही वजह कि 4 बेटियां आज आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, आपके बिजनेस को आगे बढ़ा रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, तुरंत लौटेंगे रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी विद मी, मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी, और आज हमारे साथ द वेल्डर गर्ल हरपाल कौर, जिन्हें वेल्डर गर्ल के नाम से जाना जाता है, ब्राउन कुड़ी के नाम से जाना जाता है, वो आज इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ उनके पिताजी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए उनका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोनों का एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी प्रोग्राम में। अंकल जी ने बड़ी अच्छी बातें हमारे साथ इस प्रोग्राम के जरिए रखी हैं। हरपाल जी, मैं आपके पास अब आऊंगी, आपसे बात हम करना चाहेंगे, पर उससे पहले मैं दर्शकों से ये कहना चाहूंगी कि वर्कशॉप को रन करना ये मजाक नहीं होता। इसके लिए एक बहुत डेडिकेशन की जरूरत होती है, एक बहुत ही हार्ड वर्क की जरूरत है, और एक पेशेंस की जरूरत होती है जो हरपाल कौर में है। हरपाल जी, क्योंकि अंकल ने हमें बताया, आपके पापा ने हमें बताया कि 4 बेटियों को हमने उतनी वैसे ही पाला है जैसे कहें हमने मतलब कोई कमी पेशी नहीं रखी है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, खाने पीने को लेकर हो, हर चीज में आप लोगों को आगे ही रखा है। लेकिन मैं हरपाल की जो एक कहें जो उसके ड्रीम्स शुरू से रहे, जो उसके एस्पिरेशंस रहे हैं कि वो जिंदगी में क्या करना चाहती थी, वो सब क्या है एक्चुअल में? हरपाल कौर कौन है, अंदर से कैसी लड़की है वो? अपने बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। मतलब जब मुझे ऐसा था कि मैं प्लेयर
प्लेयर बनूंगी और उसी में ही अपनी लाइफ सेटल करूंगी। अच्छा। मुझे पता नहीं था कि मेरी जल्दी शादी हो जाएगी 20 साल की उम्र में, तो वो सब बीच में ही रह गया। और प्लेयर प्लेयर और आप मैं- हाँ क्या करना चाहती थी आप फिर से? 20 साल की उम्र कुछ भी नहीं होती, मतलब लड़कियों हाँ। के लिए और लड़कों के लिए कुछ भी नहीं। बात हमें आगे जब हम 25 साल के होते हैं तब माइंड में आता है हाँ ये करना लाइफ में, ये ड्रीम है, ये कर सकती हूँ अगर ये मैं शादी एजुकेट या मैं कुछ और बिजनेस कर सकती थी। मतलब 20 साल की उम्र तक मेरे जो बच्चों वाले ड्रीम होते हैं ना वही थे, सीरियस नहीं था। जब 25 साल तब लाइफ में एजुकेट बहुत, अपना काम बहुत जरूरी है, पैसा बहुत जरूरी है। राइट 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 राइट। शादी 20 साल की उम्र में शादी होगी, चलिए मैं उस पर तो नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं इतना जरूर जानना चाहूंगी कि शादी के बाद आपकी लाइफ जो थी वो किस तरीके की थी कि उसके बाद वापस अपने बेटे के साथ आपको अपने घर वापस लौटना पड़ा? मेरी मैरिड लाइफ 8 साल तो सब ठीक चल रहा था हमारी लाइफ में, ठीक था, नॉर्मल, मुझे नॉर्मल ही लग रही थी क्योंकि मुझे इतनी समझ नहीं थी कि हाँ शादियों के बाद कैसा होता है, ना ही मुझे कोई समझाने वाला था, ना समझ वाली थी, क्योंकि हमारी फैमिली में मैं सबसे बड़ी थी और मेरी ही शादी पहले हुई थी। तो किसी ने मुझे, आप वो बोलते हैं ना शादी के साइड इफेक्ट किसी ने नहीं बताया कि ये होते हैं, तुम्हारे लिए ये जिम्मेवारी होगी आगे चलकर, तुम्हें ऐसा करना है वैसा करना, कुछ नहीं, नॉर्मल था। मतलब वो आदमी मुझसे उम्र में थोड़ा बड़ा था, मैं छोटा था मुझसे काफी, 10 साल बड़ा था वो जी। तो मेरे घर वालों ने उससे शादी मेरी ये सोचकर करी थी कि वो काम करता है और तुम्हें अच्छी लाइफ देगा, काम मतलब अगर वो एज में बड़ा है तो वो काम कर रहा होगा और तुम्हें अच्छी लाइफ देगा, जबकि उससे बिल्कुल उलट था। होता है ना कि में उम्र बढ़ जाती है बट उनका आईक्यू लेवल कम रहता है, मतलब उसे कुछ वो कुछ सीरियस टाइप का गंभीरता से निकाल दिया, ठीक। ऐसा था उसे। सो मैं उसे कुछ भी कहती, मतलब मेरी स्टडी बीच में ही रह गई थी, सेकंड ईयर कर रही थी मैं, तो मैंने कहा कि मैंने पढ़ना है। पहले तो शादी से पहले बोले थे कि हाँ हम आपको पढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब बाद में मेरी एडमिशन तक नहीं करवाई उन्होंने, ना मेरी स्टडी कंप्लीट कराई, और भी मुझे थोड़ा शौक था और भी काम करने का, चल घर कुछ भी नहीं, मतलब 25-30 साल की उम्र में जाके मुझे समझ में आने लगा था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी 20 साल की उम्र में शादी करके। और मेरा बेटा, उसकी जरूरतें, उसकी फीस, मतलब वो सारा मुझे ही हैंडल करना पड़ता था। मैं अपनी फैमिली से डिस्कस करती थी, इनसे पैसे लेती थी और उसकी फीस भरती थी। मतलब वो अच्छा नहीं था। डाइवोर्स तक बात पहुंची, मतलब 10 साल लगे मुझे इन्हें फैमिली को समझाने के लिए कि हाँ मैं इसके साथ नहीं खुश हूँ, इसके साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, ये सिर्फ मेरी मतलब लाइफ खराब कर रहा है मेरी और मेरी बेटी की। सो जो डाइवोर्स का मतलब था वो मेरा ही था, डाइवोर्स का डिसीजन मेरा था, अलग होने का डिसीजन वो मेरा ही था कि नहीं मुझे लाइफ वैसे बर्बाद कर लूंगी, बस इसके साथ रहकर खराब नहीं करूंगी। मतलब उस टाइम ऐसा माहौल हो गया था घर का। मैंने डिसाइड किया कि मुझे माँ बाप के घर वापस, इन्हें समझाया कोई कि हाँ मुझे लेकर जाओ, मैं यहाँ पर नहीं एडजस्ट कर पा रही हूँ। सभी को लगता है कि गलती शायद मेरी होगी, क्योंकि आपको पता ही है माहौल ऐसा है कि लड़कियों की गलती है, हाँ की गलती है, ये बात नहीं होती। हाँ अगर मेरी भी गलती होगी 20-30% सामने वाले की भी होती है। वो आदमी, हम जब भी घर में शादी करके जाते हैं तो वहाँ की फैमिली का, वहाँ के माहौल पर डिपेंड होता है कि हमने लड़की को किस तरीके से रखना है, वो कैसे यहाँ खुश रह सकती है, वो कैसे यहाँ एडजस्ट कर सकती है। मैं 20 साल की अपने माँ बाप का घर छोड़कर, आज तक कोई लड़का देखो तो अपने माँ बाप का घर छोड़कर आया होगा, किसी 5 लड़के भी होंगे तो एक लड़का देगा लड़की वाला कि ये तुम रख लो, तुम्हारा क्या है, तुम्हें मतलब घर जवाई बना लो, कोई नहीं देता, क्योंकि माँ बाप अपनी लड़कियों को देते हैं। बाद में गलती लोग उन लड़कियों की ही निकालते हैं कि नहीं इसमें कोई गलती होगी, यही होती होगी, ये करती होगी, वो करती। ठीक है, अगर करते हैं तो फिर डिसीजन मेरा ही होगा
मुझे नहीं रहना था उसके साथ, तो मैंने छोड़ दिया। अच्छा डिसीजन था, अच्छा डिसीजन इसीलिए क्योंकि हम देखते हैं ना हरपाल जी, मैं अंकल को भी यही कहना चाहूंगी कि समाज ऐसा है कि जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो कई बार होती है कि लड़कियां खुद में इतनी पावर्ड नहीं होती हैं कि वो अपनी जिंदगी को दोबारा सेटल्ड कर सकें, और कुछ ऐसी होती हैं कि जो अपनी जिंदगी को ही खत्म कर लेती हैं, और कुछ जो है समाज उन्हें नहीं जीने देता है, लेकिन उस एम्पावर्ड सोच का होना बड़ा जरूरी है। मैं तो ये कहूंगी कि एक आपकी सोच हरपाल जी और एक आपके पिताजी की सोच, जिसने आपको इतना स्ट्रांग फिजिकली और मेंटली बनाया है कि पढ़े लिखे लोगों की सोच को आज आप चैलेंज करती हैं। दिस इज ब्रिलियंट, ये बहुत ही अच्छा है और ऐसा हर लड़की को होना चाहिए आज के समय में। एक थोड़े आपसे डिस्कस बात करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा हम जो दुनिया भर लेडीज की जो इज्जत करने वाले हैं फॉरेन कंट्री के लोग हैं जी, जो लेडी फर्स्ट क्यों है, जो आपने कभी इस बात का विचार किया भी लेडी फर्स्ट क्यों बोलते हैं? आज तक हमें या आपको किसी को जवाब नहीं मिला होगा इस बात का। हाँ। लेडी फर्स्ट जो अपनी जॉब कंट्री या लेडी फर्स्ट किस लिए बोलते हैं, तो हम आपको इसका जवाब देते हैं कि वो लेडी फर्स्ट क्यों बोलते हैं। जी जी जी, वो लेडी फर्स्ट बोलते हैं कि अगर जॉब कंट्री वालों को मरियम जैसी औरत ना मिलती तो आज यीशु मसीह उनको एक भगवान नहीं मिलता। वाओ, ग्रेट, सही कह रहे हैं। अगर मरियम को भी गांव वालों ने बाहर निकाल दिया, लेकिन उसने फिर भी अपने बच्चे को जन्म दिया, तो मैं तो उस टाइम की बात को लेके वो बात लेके चलता हूँ। ये और लड़का और लड़की परमात्मा ने बनाया है ना, तो उनको दोनों को एडजस्टमेंट करने के लिए एक लड़की को क्यों हम बधाई देते हैं? अगर लड़का लड़की किसी को घर लेके आता है तो उसकी माँ लड़के वालों की लड़की को छोड़ देगी, अगर लड़की लड़के को लेके आएगी तो हम तो मारने लग जाएंगे, ये किसको लेके आए थे साथ। लेकिन जब दुनिया का रूल है तो रूल के हिसाब से परमात्मा की जो देन है उसके हिसाब से चलना चाहिए ना। जो जिंदगी में दो ही हर जगह जोड़ा ही बनाया हुआ, अकेला तो किसी को नहीं बनाया हुआ। बिल्कुल, तभी तो अंकल, हाँ तभी तो मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा कि कामयाबी जो होती है ना वो कभी लड़का है लड़की नहीं देखती है, कोई भी जो काम है वो लड़का करे या लड़की करे ये नहीं देखना चाहिए, ये तो हमें खुद पे डिपेंड करना, हमें हमारी खुद की सोच पे डिपेंड करता है। और मैं कहूंगी कि आपकी खुद की ऐसी सोच है, आपकी बेटियों की ऐसी सोच है जिसकी वजह से आप लोग इतना आगे बढ़े हैं। नहीं, पूरी फॉरेन कंट्री इस वक्त आप जाके देखो कि मरियम के आगे प्रे करते हैं। बिल्कुल, यस, राइट, प्रे करते हैं, मरियम के आगे अपना दाम बोलते हैं। मरियम लेडी फर्स्ट इसलिए वो लोग बोलते हैं कि मरियम उन लोगों के लिए एक लेडीज ऐसी है कि जो लेडी फर्स्ट कहने के लिए उनको एक रास्ता मिलता है। हम तो ये सोचते हैं कि मरियम जैसी लेडीज आजकल के युग में हुए तो मेरे ख्याल में क्या पता किसी ने उसको आगे जाके बच्चे ने, अब इनका जो बच्चा है इन साधुओं ने इनका रिश्ता कराया ना, तो मैं ही इसकी शादी करने के लिए मैंने बोला भी चलो तुम, फिर मैंने महात्मा जी को बोला कि बाबा जी आप बोलिए कैसे है, कह रहे आप इसकी शादी करो। लेकिन जो बच्चे ने आना था, किसी की जिंदगी इसकी चाहे खराब हो रही, लेकिन वो दुनिया में बच्चे ने तो आना ही था ना, इसका जो बच्चा है बिल्कुल वो उसका टाइम है, वो आने का तो टाइम है ना। जी 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 जी, उसका आने का टाइम के लिए तो परमात्मा तो देखेगा नहीं इसकी जिंदगी खराब होगी, लेकिन उसके दुनिया में आना है। इसलिए मरियम का जो यीशु मसीह को पैदा होने के लिए तो मरियम के पेट में वो आए, तो लोगों ने कुछ लोगों को क्या बोला, आप सुनते ही बाइबल पढ़ा होगा आपने, थोड़ा बता, मैंने तो पढ़ा नहीं, मैंने तो सुना है भी ऐसा है, लेकिन इसलिए वो बातें हमारे दिमाग है। और जो फॉरेन कंट्री फर्स्ट क्यों बोलती है, वो मरियम के आगे जाके नमस्कार करते हैं, पूरी जॉब मरियम के आगे था। बिल्कुल वही ना, हमारे जो हमारा समाज है, राइट, वही अंकल की एक रूढ़िवादी से सोच जो रही है। हाँ, राइट राइट राइट, उस रूढ़िवादी सोच को बिल्कुल उस सोच को तोड़ना बहुत जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे हम रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में, जुड़े रहिएगा हमारे साथ।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी आप देख रहे हैं मेरे साथ। द वेल्डर गर्ल हरपाल कौर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने ब्रेक में जाने से पहले अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में हमसे कुछ बातें रखी और उन सब बातों को जानकर हम इतना जरूर कह सकते हैं कि किसी भी शादीशुदा महिला के लिए कुछ महीनों तक अपने या कुछ दिनों तक अपने मायके में टिका रहना ये बड़ा शोभनीय माना जाता है। और क्योंकि आए दिन आस पड़ोस के वो जो ताने होते हैं या घर परिवार वालों के जो भी व्यंग होते हैं वो सब सुनने को मिलते हैं और ये सब कहीं ना कहीं हरपाल के साथ भी हुआ था। और ऐसे में एक वक्त ऐसा भी आया, हरपाल जी मैं एक बार आपका स्वागत करना चाहूंगी। एक वक्त शायद आपकी जिंदगी में भी ऐसा आया होगा जब घर वापस आने के बाद बेटे के साथ आपको भी ऐसा फील होता होगा कि जिंदगी की नई शुरुआत करनी है और ऐसे में अपने पेरेंट्स पे मैं पूरी तरीके से डिपेंड नहीं हो सकती हूँ, मुझे अपना कुछ करने की आज जरूरत है। तो फिर वो शुरुआत कैसे हुई वर्कशॉप में काम करने की? आई थिंक स्टोरी यहीं से ही शुरू होती है या फिर आपने कुछ छोटी मोटी जॉब शुरू की पहले? तो फिर मैंने सोचा कि मैं जब लॉकडाउन के बाद फ्री हूँ, चलो मैं थोड़ी बहुत ही जॉब करती, छोटी मोटी है ना। तो मैंने 4-5 मंथ अपने गांव से दूर एक जगह जॉब की थी। तो वहां पर वो वैसा माहौल नहीं है क्योंकि आपको पता ही होगा शायद लड़कियों को कैसे देखते हैं, खास करके डिवोर्स और अकेली जो अनमैरिड होती है जिनका अपने पति के साथ, उन लड़कियों को किस नजर से देखते हैं। तो मैंने वहां पर 4-5 मंथ जॉब की तो मैंने छोड़ दिया। फिर मुझे मैंने अपने फादर से बात की कि ऐसे जॉब छोड़ दी है कि मैं अब आगे और जॉब नहीं ढूंढूंगी, कि सब जगह यही माहौल है। तो इन्होंने मुझे कहा था कि तुम मत करो, तुम यहीं पर वर्कशॉप में काम कर रहे हो, तुम पहले भी तो करते थे छोटे होते, तो अब भी तुम यहीं पर काम कर रहे हो, कोई बात नहीं, तुम्हारा अगर अच्छा होना होता ना यही इसी वर्कशॉप में रहकर ही हो जाएगा। अगर तुम्हारी लाइफ बननी होगी या कुछ होगा यहीं पर ही हो जाएगा। तो उन्होंने मुझे 1.5-2 मंथ मैं वर्कशॉप में घूमी, कभी वहां खड़ गई, कभी मतलब काम नहीं करा था, बस घूमती रहती थी। फिर धीरे धीरे से इन्होंने मुझे वेल्डिंग करवाई। एक लड़का है हमारे यहाँ काम करता, तो उसने मुझे ट्रेन किया वेल्डिंग के लिए। अच्छा। तो फिर चलकर मैं वीडियो डालने लगी इंस्टाग्राम पर अपने काम करती की, तो ऐसे ही वायरल हो गया। अंकल जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि वर्कशॉप में, क्योंकि आपने कहा कि हमने शुरू से ही अपनी बेटी को इस तरीके से पाला है कि एक कहीं ना वो फूलों की तरह तो रखा, लेकिन उसके साथ साथ जो एक उनमें काम करने की एक एक इंटरनल एक पार होनी चाहिए कि आप कुछ भी कर सकते हो, वो एक माहौल आपने शुरू से दिया। क्योंकि शादीशुदा जिंदगी का होना और उसके बाद घर वापस आना, फिर वो वर्कशॉप में काम शुरू करना। अंकल जी मैं आपसे यहाँ से जानना चाहूंगी कि समाज का उस वक्त इनके प्रति जो नजरिया कैसे था, जो वर्कशॉप में काम करना शुरू कर दिया और अच्छा होने लगा बिजनेस, तो उसके बाद का लोगों का क्या नजरिया रहा? ऐसा होता है ना, अगर आप किसी को एक दफा जब 5-7 हजार 10 हजार की मदद देते हैं ना, वो बार बार आपसे फिर मांगेगा तो मेरे को खर्चे के लिए पैसे चाहिए। तो मेरी तो ये सोचती भी है, किसी आदमी को आप हुनरमंद बना दोगे ना, उसको किसी दूसरे से पैसा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ये सुना है कि अभी क्योंकि आपकी बेटियां जो हैं, जैसे हरपाल जी भी अब कंटिन्यूस यहाँ पे आप वर्क करती हैं, आपका जो बिजनेस है वो आगे चला रही हैं वर्कशॉप का, आप इनके लिए आपको हर महीने पे भी करते हैं? ये सिर्फ हरपाल जी को या सबको? मेरे जितने भी बच्चे हैं, मेरे सब जो एक पुलिस में है, मैं सबको लगातार जैसे दूसरी लेबर को सैलरी देते हैं उससे ज्यादा इनको सैलरी देते हैं। अच्छा, ओके। वो इसलिए देते हैं कि अगर अपने बच्चे को हम लालच देंगे ना तो तभी जाके आगे वो काम करने के लिए परफेक्ट बनेगा। वो नहीं कहेगा मेरे को क्या फायदा यहाँ काम करने का। इसलिए वो थोड़ा पहले 1-2 महीने के पैसे हमें महसूस होते हैं कि इनको हम ज्यादा देते हैं, बाद में जब इनके पास हुनर ही आ जाता है तो फिर हुनर को आगे जब ये बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिक इनका जो मन है उस काम में लगने लग जाता है, पैसे भी मिलते हैं, तो इंडस्ट्री में इनका मन भी लगने लग जाता है, तो आगे आगे भी जाके जब हुनरवान बंदा हो जाता है तो तरक्की करने लग जाता है।
तो फिर ऐसा हुआ था कि जब आपकी बेटियां, लोग जब देखते थे कि आपकी बेटियां वर्कशॉप में काम कर रही हैं, कुछ दूसरी बच्चियां भी जो रोजगार की तलाश में थी वो भी वर्कशॉप में काम करना चाहें, ऐसा हुआ है कभी? नहीं, मैंने हड़ताल कौर से पहले अपनी बेटियों के साथ मैं गांव की 1-2 लड़कियों को साथ लगाया। अच्छा। आओ मेरे पास सीख, उनको 2-3 हजार रुपए अक्सर अपने पास से देता था। ओके। खाली सीखो, सीखने के बाद भी आप कहीं भी कोई नौकरी करोगे तो वेल्डिंग करके आप पीछे हो जाओ, आपको कम से कम 500-600 रुपए हर आदमी, हर कंपनी दे सकती है। हर कंट्रियों में भी मैंने देखा है, जो अच्छा काम करता है, जिसके पास हुनर है, उसको थोड़ी वैल्यू ज्यादा हो जाती है। अंकल जी, हम अक्सर ऐसा देखते हैं ना कि हमारे खासकर समाज में जो काम सिर्फ पुरुष ही करते आए हैं, मतलब मर्द ही करते आए हैं, वो काम सिर्फ वही करते रहें तो वो उसको अच्छा समझा जाता है, लेकिन अगर कोई लड़की काम करे तो उसको एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश की जाती है। आपने अपनी बेटियों को एक अलग मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश की और उसमें आप सफल भी हुए हैं, लेकिन क्या कभी आसपास, क्योंकि मैं समाज के नजरिए को इसलिए जानने की कोशिश कर रही हूं कि क्या जो लड़कियां रोजगार चाहती हैं, लेकिन जब उन्हें बोला जाए कि आप ये काम कर लो, वर्कशॉप में काम कर लो, उसके बाद उनका ये कहना रहे कि नहीं हमें ये नहीं करना है, या उनके पेरेंट्स नहीं चाहते हैं, क्या ऐसी सिचुएशन भी कभी आई है कि वो लड़कियां काम करना नहीं चाहती हैं? क्यों? क्योंकि ये सिर्फ शुरू से पुरुष ही करते आए हैं, मर्द ही करते आए हैं। मेरे को ऐसा है ना, मैं बहुत लड़कियां देखता हूँ, मेरे खुद लड़कियां ना, इसलिए मैं दूसरी लड़कियों का दर्द समझता हूँ। देखो बीए बच्चे पढ़े हुए हैं, ज्यादा करके किसी को 800, 8,000, 9,000 से ज्यादा सैलरी नहीं मिलती। बिल्कुल। ज्यादा बीए में जो बच्चे हैं 8-8, 9-9 हजार पे, किसी का होगा 10,000 रुपया मिलता। तो मैं तो ये सोचता हूँ, अगर आप मशीनरी के ऊपर काम करोगे तो आपको 18,000, 20,000 रुपया मिलेगा, तो बेनिफिट है उससे ज्यादा। क्यों? मैंने ज्यादा करके चाइना की वीडियो देखी हुई है। चाइना हम 1965 में आजाद हुआ है। चाइना के मर्द बिल्कुल काम नहीं करते थे, उनकी लेडियों ने पूरा चाइना को संभाला है। आज भी देखो पूरा चाइना में लेडीज ही फर्स्ट है और लेडीज ज्यादा काम करती है। तो मेरे भी थोड़ा दिमाग में ऐसा है भी, अगर मैंने अपनी लाइफ में 10-15 लड़कियों को ये वेल्डिंग सिखा दिया, आने वाले टाइम में हो सकता है ये उनसे ज्यादा किसी और को भी सिखा सके, किसी को और लगा सके। ये मेरे वास्ते, मैं एक डाइबिटर हूँ। अच्छा, मेरा जो वर्क है बहुत अच्छा, मैं काम जानता हूँ। जो दुनिया में, हिंदुस्तान में मेरे काम का नाम है, डाइबिटर किस लाइन का होता है। बिल्कुल। तो मैं अपना काम शुरू किया, इसलिए थोड़ा मेरे को अपने में थोड़ा पहले परेशानी आती है, लेकिन मैंने नौकरी के लिए भी बहुत अच्छा लोगों का काम बहुत किया हुआ है। नहीं बिल्कुल, एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव वर्क जो कर रही हैं आपकी बेटी हरपाल, क्योंकि वर्कशॉप में जितने उस मैले कपड़ों में और काले हाथों में वो नजर आती हैं, तो दूसरे ही पल उनकी जो कहें ब्राउन कुड़ी सोशल प्लेटफॉर्म पे जिस तरीके से वो एक्टिव हैं और एकदम सुंदर परी की तरह दिखती हैं, तो ये अपने आप में बड़े कंस्ट्रक्टिव वर्क है कि हम एक लड़की को 2 रूपों में देख रहे हैं और वो दोनों में इतनी अच्छी है। अंकल जी, क्योंकि मैं जानती हूं कि आपके पास आज समय नहीं था, क्योंकि हरपाल खुद कह रही थी कि संडे को हम बात करेंगे, क्योंकि वर्कशॉप में काफी हमारा बिजी स्केड्यूल रहता है। तो मैं अंकल को थोड़ा फ्री करना चाहूंगी, लेकिन जाते जाते मैं जरूर अंकल जी, आपकी बेटियों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, देश की बेटियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, खासकर वो महिलाएं जिनकी शादीशुदा जिंदगी के बाद अपनी जिंदगी को वो खुद बेरंग बना लेती हैं, उनमें रंग डालना ही नहीं चाहती हैं, ऐसी बच्चियों को, ऐसी महिलाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारा तो सोचने का ये है कि अगर आप जिंदगी में हार नहीं मानना चाहिए। अगर आपको आपके पति के घर में कोई प्रॉब्लम है, आपकी वहां जिंदगी कोई परेशानी है, तो ना तो जिंदगी में मरना चाहिए, ना तो मौत को लेके आना चाहिए। हाँ, उसको उसका रास्ता बदल के अपना मजबूत होके मेहनत करो, के बाद में उसका परमात्मा फल तो देता ही है ना जीवन में। ऐसी तो कोई बात नहीं, अगर मेहनत करोगे तो एक दिन आपको ये तो शॉर्टकट रास्ता होता है ना, वो अपनाना चाहिए। मेरी तो मैसेज यही होता है कि आप मेहनत करते चलो, कमाई जाओ, खाई जाओ, नहीं बचा कोई बात नहीं, अगले साल बच जाएगा। अगर आपको भी हमें ये काम
अच्छा नहीं है हम दूसरा कर लें। कोई भी काम है, एक काम को पकड़ के उसको पूरा करना चाहिए, लास्ट तक उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहिए, फिर आदमी को कामयाबी मिल ही जाती है। आई मस्ट से अंकल, आपको सुनना ना बड़ा अच्छा लग रहा है। आपने जो कहा कि मैं एजुकेटेड नहीं हूं, लेकिन आप उस एजुकेटेड पर्सन से भी कहीं ज्यादा बढ़कर हैं, और यही वजह भी है कि आपने अपनी चारों बेटियों की जो एक परवरिश है ना, वो बहुत ही खुले विचारों के साथ की है, और यही वजह भी है कि एक अच्छा मुकाम आपकी चारों बेटियों ने हासिल किया है। आपको मेरा नतमस्तक अंकल जी, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। हरपाल, क्योंकि आपसे भी मुझे जानना है कि एक आपकी जिंदगी में जो एक यू टर्न आया, वेल्डिंग का काम आपने शुरू किया था, हालांकि आपके पिता ने वो सारी जो एक कहानी है वो उसकी शुरुआत की, लेकिन ये वेल्डिंग का काम शुरू करते करते आगे ये कारवां कैसे बढ़ता चला गया वो भी हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे। लेकिन पहले मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेती हूँ, तुरंत लौटेंगे रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी, और कामयाबी की संघर्षपूर्ण एक मिसाल आज जो कायम जिसने की है, जिस शख्सियत ने की है, हरपाल कौर, जिन्हें जाना जाता है द वेल्डर गर्ल के नाम से, आज हमारे साथ वो जुड़ी हुई हैं। आइए एक बार फिर से उनकी बात, उनसे जो बात थी उस बात के कारवां को हम आगे बढ़ाते हैं। हरपाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी वर्कशॉप से रिलेटेड कुछ बातों को, जिन्हें अक्सर एक्चुअली हम नहीं जानते हैं। हमने बस दूर दूर से उन कामों को देखा है, लेकिन आपने उस काम को जिया है, क्योंकि वो काम आप खुद करती हैं। वर्कशॉप में आपने काम करना शुरू किया, क्या शुरुआती में आपको थोड़ा मुश्किल नहीं लगा, क्योंकि दिस इज प्रॉपर मैन जॉब, और एक अगर लड़की कर रही है तो कितनी सफाई से कर रही है, कितना क्लीनली कर रही है, ये सब चीजें मेरे ख्याल से शुरुआत में आपको टफ लगी होंगी नहीं, या फिर आप पहले से ही जानती थी सब कुछ? वेल्डिंग नहीं प्रॉपर जानती थी, बट हाँ घर का काम होने की वजह से वर्कशॉप के काम में हाथ जरूर बटा देती। कभी सामान लिया बाजार से, वर्कशॉप का जो कभी कुछ, मतलब प्रॉपर वर्कशॉप को 8 से 10 घंटे देना ये थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि आदत नहीं होती ना। हम 1-2 घंटे काम करते हैं, चलो घर पर चले गए, बैठते हैं ऑफिस के, मतलब प्रॉपर देना, वर्कशॉप में घूमना, काम ढूंढना, वेल्डिंग करना, मतलब बहुत दिक्कत होती है। बस हो जाती है जैसे हम कहते हैं, बस पहले 3-4 मंथ तो ऐसा ही था। फिर प्रॉपरली जब मुझे काम आ गया, मतलब मुझे इन्हें यकीन हो गया कि मैं वेल्डिंग अब अच्छी कर लेती हूँ, हम इसे अकेली को काम दे सकते हैं, अकेली बैठेगी और काम कर देगी, बस हम देख लेंगे पेपर ठीक करती है कि नहीं। पहले क्योंकि मैं पहले जब सीख रही थी तो मेरे ऊपर एक लड़का था, वो चेक करता था कि अच्छी लेयर लगाई है, अच्छा धागा लगाया है वेल्डिंग का कि नहीं। मतलब अब नहीं देखते, अब मुझे बस दे देते हैं लेयर, देखो तुम्हारा काम है, तुमने ये कर, घंटे में करता है, सारे दिन में कर, तो आज का काम तुम्हारा ये है। मतलब वर्कशॉप में हमारा माहौल बहुत घर वाला है, तो जितने भी लड़के यहाँ काम करते हैं वो मेरे बचपन से ही है। अच्छा, जब मैं एक तो आपने वीडियो मोटा सा, वो तकरीबन 22 से 25 साल हो गया काम, मतलब सब जो लड़के हैं सब हो गए हैं 8-10 साल हमारे, वो फैमिली वाला ही माहौल, आपका मजाक सब कुछ चलता है, घर वाला ही सिस्टम है हमारे यहाँ। तो मतलब पूरा दिन का आपका क्या शेड्यूल रहता है? मतलब मेरे ख्याल से तो वर्कशॉप में फिर ऐसा होता होगा कि पता ही नहीं चलता होगा दिन कब हो गई, रात कब हो गई। हाँ, हास्य मजाक में ही निकल जाता है सारा दिन, एक दूसरे को छेड़ते हुए निकल जाता है। कभी आप हमारा इंस्टाग्राम चेक कर, पता लग जाएगा। नहीं, वो वी हैव सीन, वो हमने देखा हुआ है, एक बड़ा ही एक हैप्पी जो कहें एनवायरनमेंट में आप लोग काम करते हैं, एंड दैट्स गुड। ये एनवायरनमेंट होना जरूरी भी है, तभी आप अपने मन से जो है वो काम पूरा दिल से वो काम कर पाते हैं। अर्थात मैं आपका ना शेड्यूल जानना चाहूंगी पूरे दिन, क्योंकि आपके पिताजी भी कहते हैं कि शुरू से ही हमने बेटियों को इस तरीके से पाला है कि काम जरूरी है, अपनी लाइफ को बनाना है, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, तो हर तरीके से हर फेज से आपको स्ट्रांग होने की जरूरत है। आपके पूरे दिन का क्या शेड्यूल रहता है, क्योंकि बेटा भी है, उसकी पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान भी देना है, उसे स्कूल भी भेजना है, तो कैसा रहता है आपका पूरे दिन का टाइम टेबल? तो रही बात बेटे की, जैसे हम 4 लड़कियां थी, हाँ। हमारे कोई ब्रदर नहीं है, कुछ नहीं है, तो हाँ। मुझे बेटे की कोई नहीं है, वो अगर मेरे फादर को मेरी बहन सब मतलब मुझे ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो ही उनका सब मिलकर ही मतलब उसे मतलब
ये ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, उस प्रॉपर वे मैं ही पर ध्यान दूं। हाँ। तो सारा सेट होता है, मम्मी है वो देख लेते हैं, स्टडी का है थोड़ा बहुत देख हो जाता है, मैनेज कर देती हूँ। और शेड्यूल की बात, पहले जब मैं काम सीखती थी, 1 साल हो गया मुझे, 1 से ज्यादा हो गया, मुझे 1.5 साल हो गया। अच्छा। तो पहले जब मैं काम सीखती थी तब मैं कम से कम 12 घंटे वर्कशॉप में रहती थी। तो अभी जब काम आ गया सो वो ही काम मैं 10 घंटे देती हूँ, तो वो 2 घंटे मेरे फ्री होते हैं। फिर मेरे और भी छोटे मोटे बहुत से काम है, मतलब जैसे ड्रॉट डालती हूँ, एग्रीकल्चर, तो बाहर के काम होते, मतलब मेरे फादर साहब ने ये सिखाया काम सीखना चाहिए, प्रॉपर काम आ जाए, जरूरी है कि हम वो काम करें, हम अपने से छोटों से मतलब आगों करवा सकते हैं उनसे, अगर हमें काम आ गया तो हम दूसरों से करवा सकते हैं। बिल्कुल। तो मेरा थोड़ा रोज 8 घंटे काम कर, ताकि मैं जो ऊपर का जो शहर चल के बाजार वहां चल। तो आप वर्कशॉप में आप फिर क्या क्या काम कर लेते हैं? वो हर काम जो पूरे दिन के लिए बहुत जरूरी होता है? हाँ जी, मतलब इन्होंने मेरे टारगेट सेट किया होता है, आज तुमने हमारे यहाँ हैरो बनती है, अच्छा। तो हैरो की वेल्डिंग होती है ना, वो हमारे यहाँ स्टॉक करते हैं। अच्छा। जैसे गेट ग्रिलों में वैसी लेयर नहीं स्टॉक लगाते हैं, तो उन्होंने एक मुझे बनाकर दे देना है कि ये आपका तुम्हारा काम करना है। मैं वहां पर के साथ करके काम कर लिया, मेरा मुझे अलग मैं आपसे आखिरी एक सवाल हरपाल करना चाहती थी कि ये पूरा का पूरा जो भी आपका काम है ना वो बड़ा कंस्ट्रक्टिव सा है, लेकिन इसके अलावा कहीं काम को और बेटर करने के लिए आपने सोशल प्लेटफॉर्म को भी बड़े अच्छे से यूज किया हुआ है। आज आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और बहुत सारे लोग, ऐसी गर्ल्स ऐसे बॉयज जो इस वेल्डिंग के वर्क को चूज करना चाहते हैं, इस पर जिनके पास रोजगार नहीं है लेकिन एक अच्छी कमाई यहाँ पे भी कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आपने सोशल प्लेटफॉर्म को बड़ा यूज अच्छे से किया हुआ है। जरा उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। और ये भी एक सवाल कि मीडिया आजकल आपको बहुत ज्यादा कैच कर रही है, तो ये आपको कितना मतलब लगता है, आप अब यूज्ड टू हो चुकी हैं इससे? यूज्ड टू तो नहीं, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता मीडिया में आना, क्योंकि हमारे लिए तो ये काम नॉर्मल लगता है कि हम नॉर्मल है, अलग नहीं है आपके लिए काम ये। हाँ, तब कभी मुझे कोई कहता है कि आपको देख के हम मोटिवेट होते हैं, हम मतलब आपको देखकर हमें भी लगता है हमें भी लाइफ करना है, मतलब ये सोच पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव भी है। सो नेगेटिव को इग्नोर करती हूँ मैं ऐसा सोचती हूँ कि हमेशा कमेंट्स और के लिए तो नेगेटिव होते हैं, चाहे तो अच्छा तो बुरा काम करेंगे तब तो होंगे ही होंगे, अच्छा काम करते तब। अभी देख लो, मैं वेल्डिंग का काम करती हूँ, मेरी ज्यादातर वीडियो वर्कशॉप में ही होती है ना। अगर हम किसी वजह से रेडी हुए हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो हमने नॉर्मल वीडियो बना दी, लोग उस चीज पर कमेंट करेंगे कि हाँ इसने तो ये सब किया था इसलिए डाइवोर्स लिया। अगर मतलब है ना, हमारी जो समाज है ना, आप अच्छा बन जाओ चाहे आप बुरा बन जाओ, सोच आपके लिए वो ही रहेगी, खासकर लड़कियों के, वो बदलती ही नहीं है। मुझे लगता है इन्हें समझ में नहीं आता है कि इन्हें चाहिए क्या, चाहते कुछ क्या अच्छा है। करो तो वो डाइजेस्ट नहीं किसी को होता है, अगर कुछ बुरा हो जाए तो उस पर लोग व्यंग करते हैं, बातें करते हैं, वही समाज ही करता है। लेकिन अच्छी बात है हरपाल जी की बहुत ही पॉजिटिव सोच आपकी ना। मैं ये इतना आपसे कहना चाहूंगी कि बहुत ही पॉजिटिव सोच आपने जो रखी, उसकी वजह से आपने अपनी जिंदगी को उन रंगों में फिर से ढाल दिया जो आप डिजर्व एक्चुअल में करती भी हैं। तो प्लीज इसे बेरंग मत होने दीजिएगा, ऐसे ही सक्सेस आपको मिलती रहे, मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। और एक बार फिर से दिल से धन्यवाद आपके पिताजी को भी, जिनकी बहुत ही पॉजिटिव सोच ने आपको इतना आगे तक लेके इतना आगे आप बढ़ी हैं, इतना आगे तक वो लेकर गए हैं आपको। सो दिल से थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, इस प्रोग्राम से हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।
एट द एंड समाज की एक ऐसी मेहनतकश महिलाओं की प्रेरणादायक कहानियां ही हमें इंस्पायर करती हैं, हमें प्रेरणा देती हैं आगे की जिंदगी को बहुत ही पॉजिटिव, एक सकारात्मक रवैये के साथ जीने के लिए। रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी प्रोग्राम ऐसा ही है, जिसकी आज की ये बहुत ही खास स्टोरी, द वेल्डर गर्ल हरपाल कौर की ये स्टोरी आपको कैसी लगी, उनकी सोच और उनके पिताजी की सोच, आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए आप अपना फीडबैक, अपना कमेंट geet@justbroadcasting.com पे geet@justbroadcasting जो मेरी जीमेल आईडी है उस पे आप मुझे भेज सकते हैं, जो नीचे लगातार फ्लैश भी हो रही थी। ये प्रोग्राम आपको ओवरऑल कैसा लगा है उस पर जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। इसी के साथ इजाजत लेंगे, अगले हफ्ते फिर एक शख्सियत के साथ होंगे रूबरू उनकी रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी लेकर। जुड़े रहिएगा जास हिंदी के साथ फॉर मोर प्रोग्राम्स। नमस्कार।